नमस्कार। आज हम प्रायिकता का भाग 2 करेंगे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में इस भाग 2 में आगे बढ़ने से पहले हमने जो भाग 1 में पढ़ा था उसका भी दोहरान करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें जब आज का भाग समाप्त होगा तो हम क्या क्या जान जाएंगे। इसके भाग के बाद पहले भाग का जो भी हमने पढ़ा था वो एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वेज थ्योरम, वेज प्रमेय क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, क्या नियम है, इस नियम को गहराई से जान पाएंगे। इस नियम को जानने के साथ साथ संपूर्ण प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम जान पाएंगे, साथ में कुछ संबंधित प्रश्न कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। पहले भाग में हमने जो सबसे मुख्य बात देखी थी वो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सीधा सा मतलब जिसमें कोई प्रतिबंध लगा हो। प्रतिबंध कैसा कि जैसे कोई दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, अगर एक घटना पहले हो चुकी हो उसको देखते हुए हमें दूसरी घटना की प्रायिकता पता करनी है। जैसे मान लो मेरे पास एक डिब्बे में कुछ बॉल पड़ी हुई हैं अलग अलग रंग की, मैंने उसमें से एक बॉल निकाल ली। उसका मान लो एक रंग है कोई विशेष। अब अगर मैं उसको डाले बिना कोई दूसरी बॉल निकाल रहा हूं तो निश्चित तौर पर पहले वाली बॉल का असर दूसरे वाले बॉल निकालने की प्रायिकता पर पड़ेगा। जब भी कोई घटना हमें दी हो या ज्ञात हो वो पहली घटना होगी। उस घटना के बाद जब हम दूसरी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो पहली घटना का असर दूसरी घटना पर आना ही है। इसलिए इसको कहा जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता। छोटा सा इसमें देखते हैं। मान लो ई और एफ दो घटनाएं हैं। मान लेते हैं कि एफ घटना पहले हो चुकी है, तो ई घटना की प्रायिकता यदि हमें निकालनी होगी तो उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, अर्थात जो हो चुकी है वो बाद में यानी हर में, और जो निकालनी है वो हमें पहले लिखनी होगी यानी अंश में। इसके बाद इन दोनों के उभयनिष्ठ जो भी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और इसको भाग देंगे जो हमारी घटना हो चुकी है उसकी प्रायिकता से। इसलिए अगर मुझे ई की प्रायिकता निकालनी हो जबकि एफ घटना हो चुकी हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। अब जैसा कि हम प्रायिकता में जानते हैं, प्रायिकता निकालते समय हर में कुल जो भी संभावित परिणाम होते हैं वो आते हैं, यानी सैंपल स्पेस के आते हैं। तो कुल सैंपल स्पेस इसमें भी आएगा, कुल सैंपल स्पेस इसमें भी आएगा। तो हमने देखा था कि हम इसको आसान रूप में भी लिख सकते हैं और वो है एलिमेंट एन, यानी इसमें कितने अवयव हैं कॉमन वाले में, एन ई उभयनिष्ठ एफ बटा एन पी एफ। ये हम पहले देख चुके हैं पहले भाग में। आइए और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले भाग में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी पढ़ी थी। प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम का बहुत ही स्पष्ट मतलब है कि जैसे हमने पी ई या एफ बटा ई हमने पढ़ा था, इनका उभयनिष्ठ बटा जो प्रायिकता हो चुकी है, जो घटना हो चुकी है उसकी प्रायिकता। यदि मुझे इनके दोनों की चाहिए, जैसे एक बॉल का उदाहरण हम देख रहे थे, पहली बॉल लाल बॉल थी, दोबारा में भी अगर वो लाल बॉल हो यानी दोनों बॉल लाल हों, यानी पहले वाली भी और दूसरे वाली भी, तो इसके लिए
हमें दोनों की चाहिए, अर्थात इंटरसेक्शन की प्रायिकता मालूम करनी है। वो कहलाता है गुणन नियम। और इसके लिए जो हमें पहले हो चुका है उसको गुणा करेंगे दूसरे वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता से। ऐसा हो सकता है पहले एफ घटना हुई हो, तो इसलिए पी एफ गुणा होगा पी ई स्लैश एफ के। अगर हमें ई एफ तथा जी मान लो 3 घटनाएं एक साथ दे रखी हो, तो हमने उसको भी किस तरह से किया जा सकता है ये पहले भाग में देखा था। कुछ और भी देखा था, आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। ऐसी भी तो घटनाएं हो सकती हैं कि एक घटना का दूसरे पर असर नहीं हो। स्वतंत्र घटना यानी इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट की मुख्य रूप से F/E, अर्थात हमने एक बॉल निकाली और निकाल करके उसे वापस उसमें डाल दिया। अब अगर हमने उसमें डाल ही दिया है तो जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे उस पर पहले वाले का असर नहीं होगा। इसीलिए PF/E में कॉमन नहीं आएगा, वो सीधा सीधा हो जाएगा PF। या मान लो पहले F घटना थी, E करनी थी, तो PE हो गया। एक और बड़ी बात, F और E 2 घटनाएं हैं, उनका उभयनिष्ठ भी दे रखा हो, तो यदि उभयनिष्ठ की प्रायिकता यदि उन दोनों के अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो जाए तो हम मान लेते हैं कि वह इंडिपेंडेंट इवेंट था, अर्थात स्वतंत्र घटनाएं थीं। यह हमने पहले पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैज प्रमेय। वैज प्रमेय जानने से पहले 2 चीजों को हमें नया जानना पड़ेगा, और वो है हमारे पास एक घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, यानी जो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि है, उसका विभाजन कैसे किया जाए। विभाजन कैसे, यानी सैंपल स्पेस को 2-3 भागों में मुझे करना है, तो 3 भाग मुख्य रूप से मुझे देखने हैं। अगर आप उन 3 भागों को जान लोगे तब ये वैज प्रमेय बहुत ही आसान हो जाएगी। तो पहला भाग आप देखें, E1 से En तक मान लो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उनमें EI और EJ यानी कोई भी 2 घटनाएं ऐसी नहीं हो जिनमें कोई कॉमन हो, यानी दोनों का कॉमन फाई हो। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना। इसके बाद अगर हम एक और देखें कि जितनी भी घटनाएं हैं, अगर इनके सभी एलिमेंट्स यानी अवयवों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये हमारा उस समष्टि यानी कुल सैंपल स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए। ये कहलाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो अगर कॉमन यानी उभयनिष्ठ कुछ भी ना हो और सारी घटनाओं का कुल मिलाकर यानी यूनियन हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। तीसरी बड़ी चीज, कोई भी घटना ऐसी नहीं हो जिसका की प्रायिकता 0 हो, अर्थात हर इवेंट की प्रायिकता 0 से बड़ी हो। अगर ये 3 घटनाएं या 3 प्रकार हमें या 3 विभाजन हमें मालूम है तो हम कहते हैं कि इस विभाजन के निरूपित करती है। यदि ये युग्मतः असंयुक्त हैं, समग्र हैं और इनकी प्रायिकता शून्यतर है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी घटना, कोई एक घटना है E, अगर मैं इसकी E' निकालूं अर्थात उसकी पूरक घटना निकालूं तो हमें पता है 1 में से माइनस करके हम निकालते हैं। हमारे पास कोई घटना थी PE, हमने निकाला E' की प्रायिकता, तो हम जानते हैं 1 माइनस PE करके हम निकालते हैं। इन दोनों में कोई भी कॉमन भी नहीं होता और इन दोनों का कुल मिला करके देखें तो वो कुल सैंपल स्पेस यानी 1 के बराबर हो जाता है। पूर्ण प्रायिकता यानी 1। तो अगर ये सब कुछ है,
यानी ई और ई डैश का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, और ई और ई डैश का यूनियन वो है एस। अगर ये है तब हमारी प्राय को लगेगा वैज प्रमेय। कैसे लगेगी, क्या और होगा, इसको जानने के बाद हमें पहले कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी को जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। संपूर्ण प्रायिकता। अब संपूर्ण प्रायिकता यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होगा? कोई घटनाएं हो रही हैं जहां दो या दो से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, उन सारी घटनाओं से कोई एक कॉमन निकल रहा हो। जैसे मेरे पास 3 बैग हैं, अलग अलग उनमें बॉलें रखी हुई हैं। मैंने इन तीनों बैगों में से रैंडमली, यादृच्छिक रूप से बॉल निकाली। पहले बैग चुना, फिर बॉल निकाली। अब वो बॉल पहले बैग से आएगी, मान लो रेड है, रेड बॉल निकालनी है। दूसरे बैग से भी हो सकती है, तीसरे बैग से भी हो सकती है, लेकिन फाइनली मुझे क्या निकालना है? रेड बॉल, लाल गेंद। तो पहला काम मैंने क्या किया? उन बैगों को चुना, फिर उन बैगों से बॉल देखी। तो जो बॉल है, लाल बॉल, वो अगर मेरा घटना को मैं ए कह दूं तो वो ए यानी लाल बॉल पहले बैग में से यानी E1 में से भी हो सकती है, बैग में से E2 वाली घटना भी हो सकती है, E3 किसी में से भी हो। लेकिन कंडीशनल क्या है? क्योंकि मुझे वो बैग भी चुनने हैं, तो बैग चुन करके यदि मैं उस लाल बॉल को निकालता हूं तो लाल बॉल की प्रायिकता कुल प्रायिकता कहलाएगी। अर्थात अगर मैं गणित की भाषा में बात करूं तो माना कि ये घटनाएं हैं सैंपल स्पेस की, प्रतिदर्श समष्टि की, एस का एक विभाजन है, और माना कि ए एक कोई घटना है, तो पी ए यानी कुल प्रायिकता क्या होगी? पी ई जे, पी यानी प्रोबेबिलिटी, A/EJ। EJ का मतलब है जे का मान 1 से लेकर के जो दे रखा है, जितने भी हों। तो अगर पहला है, पहले के लिए ए की प्रायिकता, दूसरे के लिए, इस तरह से जब इनका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी गुणन जो हमने नियम पढ़ा था उसको पढ़ करके जब हम निकालते हैं तो अलग अलग घटनाओं के हिसाब से इनको निकाल करके जब हम इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कुल प्रायिकता। इसका एक उदाहरण देखते हैं, तब ये टॉपिक और स्पष्ट होगा। आइए देखते हैं। एक प्रश्न है कि एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंद हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। नोट किया और वापस डाल दी। आप जानते हैं अगर नोट करके वापस डाली तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। लेकिन आगे ध्यान करना, कई बार हम प्रश्न भी आधा पढ़ के छोड़ देते हैं। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। मान लो मैंने लाल रंग की गेंद निकली उसमें से, तो मैंने लाल रंग की गेंद तो वापस डाल दी, लेकिन 2 लाल रंग की गेंदें और डाल दी। मान लो मेरी काली गेंद निकली, मैंने काली गेंद वापस तो डाल दी, यहां तक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस काली गेंद को डालने के बाद उसी रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें और डाल दी। अगर मैंने 2 और डाल दी हैं तो कुल भी बदल गया, कुल अब 12 हो गया। लाल थी तो लाल 7 हो जाएंगे, काली निकली थी तो काली 7 हो जाएंगी। इसके बाद है कलश में से अब एक गेंद निकाली जाती है, तो ये आप ध्यान करें सप्रतिबंध प्रायिकता हो गई। सप्रतिबंध कैसे हो गई कि आपने बॉल निकाली और उसके बाद और डाल दी। अब दूसरी गेंद को लाल होने की प्रायिकता। अब दूसरी गेंद जब लाल होगी तो दोनों कंडीशनें आपके सामने होंगी। हो सकता है लाल निकली हो सकता है काली निकली हो। दोनों कंडीशनों से लाल निकाल करके जब आप जोड़ोगे वो कहलाएगी कुल प्रायिकता। आइए इसको हल करते हैं। मान लो कि इसमें मेरे 5 लाल और जो काली गेंद है, लाल गेंद के लिए
मैं मान लेता हूं E1 मान लिया मैंने घटना लाल गेंद निकलने की, और E2 मान ली मैंने घटना काली गेंद निकलने की। A मान लिया मैंने फाइनली यानी दूसरी गेंद को लाल निकलने की। अब सबसे पहले तो मैं PE1 यानी पहली बॉल लाल हो, पहली बॉल लाल हो, इसकी प्रायिकता मैं निकालूंगा। तो कुल मिलाकर के तो आप देख रहे हो 10 बॉल हैं, लाल बॉल 5 हैं, है ना। बॉल कितनी निकाल रहा हूं मैं? 1। लेकिन वो 1 के लिए जो मेरे लिए अनुकूल बॉल हैं वो हैं 5, कुल बॉल हैं 10, तो मेरे लिए अनुकूल जो है वो है 5। निकाल 1 रहा हूं लेकिन अनुकूल 5 हैं, 5 में से कोई सी भी आ सकती है। इस तरह से मेरे पास आ गया 1/2। मान लो अब मैंने निकाला काली बॉल की प्रायिकता, हो सकता है पहली बॉल काली हो, तो काली भी 5 ही है, तो ये भी हो गया मेरा 5/10 यानी 1/2। अब चूंकि मुझे दूसरी लाल बॉल निकालनी है तो यहां कंडीशनल में मैं क्या करूंगा? मान लो कि पहली बॉल लाल थी। अब यहां आपको समझना है प्रतिबंध वाला, प्रतिबंध लग गया कि पहली बॉल लाल थी, तो दोबारा में लाल आए। अब आप समझना, पहली बॉल लाल थी तो 2 लाल बॉल और डाल दी, तो अब लाल कितनी हो गई? 7, कुल हो गए 12, तो इसकी प्रायिकता हो गई 7/12। इसी प्रकार से यदि हमें पहली बॉल काली होती तो अब काली हम 2 और डाल देते, काली 7 हो जाती और कुल मिलाकर के 12। लेकिन हमें बॉल तो लाल निकालनी है, तो लाल तो 5 ही रहेंगी, कुल मिलाकर के 12 हो गई। काली निकली थी तो हमने काली जरूर डाली, लेकिन निकाली तो प्रायिकता लाल की थी। अब अगर मुझे PA निकालना है तो पहली प्रायिकता यानी PE1 गुणा PA/E1 प्लस इसके बाद PE2 गुणा PA/E2 करूंगा। दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। PE1 मेरे पास है 1/2 गुणा PA/E1 है 7/12 जमा E2 मेरे पास है 1/2 और PA/E2 है 5/12। जब आप इसको हल करोगे तो आप देख रहे हो 24 आपके पास LCM आ जाएगा, और ऊपर चूंकि दोनों में LCM सेम है तो 7 + 5 यानी 12, और इस तरह से इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। तो कुल मिलाकर आपने इस उदाहरण के माध्यम से सीखा कि कैसे सप्रतिबंध वाला निकाला जाता है, किस तरह से हमें कुल प्रायिकता निकाली जाती है। आइए आज हमने क्या क्या देखा, हम एक बार इसको देख लेते हैं। हमने इसमें देखा कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, हमने जाना कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, हमने जाना कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। ये जानने के बाद हमने एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन यानी हमने उसका पार्टीशन करना है ना, वो देखा था। और सबसे आखिरी में संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय क्या है, किस तरह से इसका हम कर सकते हैं, प्रश्नों को कर सकते हैं, फिर इसके माध्यम से कैसे वैज प्रमेय करेंगे वो आगे देखेंगे। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग इससे संबंधित प्रश्न करें और मुझे विश्वास है कि आप सभी इससे संबंधित प्रश्नों को बहुत आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।